नमस्कार सभी दोस्तों को। मित्रों, जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से कृष्णा सोबती जी पर केंद्रित एकाग्र की इस नई कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह इस एकाग्र की 12वीं कड़ी है और आज हमारे साथ कथाकार और उपन्यासकार शर्मिला जालान जी उपस्थित है। नमस्ते। नमस्कार। मैं आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शर्मिला जालान जी की नई पुस्तक 19वीं बारिश अभी हाल ही में प्रकाशित होकर आई है। आप सभी मित्रों की ओर से इसके लिए उन्हें हार्दिक बधाई। यह इनका उपन्यास है। आज अपनी इस बातचीत में शर्मिला जी कृष्णा सोबती जी से जुड़ी हुई कुछ यादें हमसे साझा करेंगी और उनकी एक बेहद जरूरी पुस्तक, बेहद उपयोगी और सारगर्भित कृति ए लड़की पर बातचीत करेंगे। मित्रों, ए लड़की एक ऐसी किताब है जो खूब पढ़ी गई है, खूब सराही गई है और खूब मंचित भी हुई है। दिल्ली के अपने उन दिनों में मुझे भी कुछ ऐसा संयोग मिला कि उसका एकाधिक मंचन देख पाया। मां बेटी के बीच दुनिया भर की बातें होती हैं। मां का भरा पूरा व्यक्तित्व है और मां अपनी मां को भी याद करती है, ममत्व को याद करती है, मातृत्व को याद करती है और कई बार बेटी के अकेलेपन की चिंता करती है, उसे राय देती है। और जिस तरह से वह लड़की अपनी मां की देखभाल करती है और अपने अकेलेपन में भी वह जिस शिद्दत के साथ अपनी मां के साथ खड़ी रहती है, वह सब बेहद उल्लेखनीय है। और मां भी चाहे उसे जब तक कुछ कहे, मगर उसके निर्णय का जिस तरह का सम्मान करती है, वह अपने आप में कृष्णा सोबती जी की कलम का एक सशक्त उदाहरण है। ये दोनों ही चरित्र बेहद महत्वपूर्ण है। साथ में एक वृद्ध और बीमार स्त्री के भीतर जो अलग अलग मनोभाव आते हैं, जो स्वप्न आते हैं, उन सबको भी बड़े ही करीने से, बड़े ही बारीक रूप में कृष्णा सोबती उकेरती है। और एक जगह तो ऐसा प्रसंग आता है जब लड़की की मां स्वप्न देखती है तो उसमें अपनी मां को देखती है, मां को दूध पिलाते हुए देखती है और उसे लगता है कि उस समय काश मैं कुछ और दूध पी ली होती। तो ऐसे कई बेहतरीन प्रसंगों, दार्शनिक विमर्शों से भरा पड़ा है यह उपन्यास और इस पर शर्मिला जी को सुनना निश्चय ही रोचक अनुभव होगा, महत्वपूर्ण होगा। और इस तरह से हम लोग अलग अलग पीढ़ियों के लोगों को सुनते हुए कृष्णा सोबती जी के रचनाकार के एक बड़े रेंज को भी समझ रहे हैं। उसका एक दूरगामी प्रभाव अलग अलग पीढ़ियों पर किस तरह से पड़ा है, इसे भी हमें समझने का एक मौका मिलेगा। तो आइए मित्रों, हम शर्मिला जी से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। शर्मिला जालान जी, स्वागत। धन्यवाद अर्पण जी। आपने बहुत मेहनत की है और कितने कितने लोगों को जोड़ा है इस सिलसिले से। मैंने आपके सारे कार्यक्रम लगभग सोबती जी वाले
अपनी समय और सुविधा से देखे हैं। कई वक्ताओं को सुना है, प्रयाग शुक्ल, सुकृता पॉल कुमार, रेखा सेठी, ए अरविंदाक्षन, रूपा सिंह, उदय भानु पांडे, विनोद शाही, मृदुला गर्ग और आपको भी सुना है। आपने कहा कि यह 12वीं कड़ी है और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही और यह जानना बहुत सुखद है कि सोबती जी के काम का कैसा गहरा असर है लोगों के जहन में, लोगों के मन में और लोगों ने कितना काम किया है। कई लोग आए और कई लोग कुछ कारणों से नहीं आ पाए हैं, लेकिन सभी का मन रहा होगा जो सोबती जी से जुड़े हुए हैं अपनी अपनी बातों को साझा करने का। जब हम लोगों से मिलते हैं, लोगों को सुनते हैं, तो एक दूसरे की सोच एक दूसरे पर रवा होती है और वे बातें ज़हन में आती जाती रहती है और वह अनुभव बहुत ही सुखद अनुभव होता है। सोबती जी के विभिन्न पक्षों को जानना हुआ जनसुलभ पुस्तकालय से और मैं कल शाम तक यही सोच रही थी कि सबने बहुत सारी बातें कह दी, लगभग बहुत सारी बातें कह दी, तो मेरे पास ऐसी क्या बात है जो मैं कहने जा रही हूँ और आप लोग मुझे क्यों सुनने बैठे हैं। तो आप लोगों का बहुत आभार कि उसके बाद भी आप लोगों में इतना धीरज है, अर्पण कुमार जी में इतना धैर्य है कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मैंने कोशिश की है कि कुछ बातें जो है जो कि शायद मेरे ही अनुभव हैं जो मैं आप लोगों से साझा करूं और शायद आप लोगों को सुनना सुखद लगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, ये बात शेयर करना चाहूँगी कि मेरे लिए सोबती जी, मेरे जीवन में सोबती जी कब आईं और मेरे लिए कृष्णा जी जो हैं, क्या हैं, कृष्णा जी को मैंने पहली बार कब पढ़ा, कृष्णा जी के बारे में मैंने पहली बार कब जाना। जब मैं ये बातें सोचती हूँ, तो मुझे 90 का दशक याद आता है। 91 में सोबती जी की पुस्तक ए लड़की, पहले हम लोग लंबी कहानी कहते थे, फिर उसे लघु उपन्यास भी कहा गया। तो वह आया और 90 के दशक में 91 में मैं कॉलेज में थी। उन दिनों समाजवादी चिंतक, 60 के दशक के कथाकार अशोक सेक्सेरिया से, जिसे 3-4 साल के बाद मेरा मिलना हुआ, भेंट हुई और उनके यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत जाने लगी थी। तो जब मैं उनके यहाँ पर जाती तो वे कोई भी बात करते थे, उनकी बात में खट से सोबती जी का जिक्र आ जाता था और कहते थे कृष्णा जी को पढ़ो, कृष्णा जी को पढ़ना चाहिए, कृष्णा जी को पढ़ो। अशोक सेक्सेरिया जो हैं उनके बारे में कुछ लोग जानते हैं, लेकिन जनसुलभ के नए ऑडियंस जो उनको नहीं जानते हैं, उनको मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि अशोक सेक्सेरिया जो हैं, उनकी एक पुस्तक वाग्देवी प्रकाशन से 2000 में आई है, लेखक की, और उनकी उम्दा कहानियाँ हैं। वे बहुत निर्मम थे अपनी कहानियों को लेकर और उन्हें अपनी कहानियाँ पसंद नहीं आती थी और दूसरों की भी कम पसंद आती थी। तो अशोक सेक्सेरिया के साथ में थे प्रबोध कुमार श्रीवास्तव, महेंद्र भल्ला, कृष्णा जी ने हम हशमत में इन लोगों को याद भी किया है, प्रयाग शुक्ल, तो इन लोगों को याद भी किया है और प्रयाग जी ने अपने संस्मरण में उस संस्मरण का भी जिक्र किया है। तो ऐसा हुआ कि अशोक जी साहित्य अदब की कोई भी बात करते थे, खट से सोबती जी का जिक्र आ जाता था और उनके मुंह से बादलों के घेरे सिक्का बदल गया है और ए लड़की का नाम निकलता। मैं कई बार उन नामों को सुनती रहती थी। मैंने बादलों के घेरे कहानी पढ़ी, सिक्का बदल गया कहानी भी पढ़ी और मैं शायद उन दिनों उस कहानी को उतना नहीं समझ पाई और मैं ये सोचती थी कि बार-बार अशोक जी सिक्का बदल गया बोलते हैं, कुछ उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएँ। लेकिन वो कहते थे पढ़ो और शाहनी, बस इतनी सी बात कहते थे, शाहनी, और कहते थे पढ़ो। तो ये इसका क्या अर्थ हुआ? लेकिन ये ज़रूर मुझे लग रहा था कि शायद वो कोई बात है उनके अंदर अमूर्त सी, या कुछ उनका जुड़ाव है उस कहानी से, वो कहानी उनके दिल के करीब है और वो उसका ज़िक्र करते हैं। फिर ए लड़की के बारे में बोलते थे। सिक्का बदल गया कहानी पर को मैं थोड़ा-सा रिकैप करूँगी थोड़ी देर बाद। कुछ और बातें सोबती जी के बारे में मैं बताऊँ जो कि अशोक जी हमें बताते थे। मैंने उन दिनों थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया था, 1-2 कहानी मैं लिख रही थी। तो अशोक जी कहते थे कि स्त्री कथाकारों को
मेरे प्रसंग में ही कहते थे सोपती जी को जरूर पढ़ना चाहिए, सोपती जी से जो है सीखना चाहिए कि किस तरह से कई ड्राफ्ट बनाए जाते हैं, भाषा को लेकर कितना काम होता है, और वो एक कर्मठ महिला हैं, अद्भुत महिला हैं। तो वो ऐसा मुझे ही कहते होंगे ऐसी बात नहीं है, जो भी नौसिखिया कथाकार आता होगा, नए लोग आते होंगे, युवा आते होंगे या प्रौढ़ भी, वे सभी को ये ज़रूर कहते रहे होंगे। उनका एक प्रिय शब्द था अद्भुत। तो अद्भुत हैं वे और उनके बारे में वो बताते रहते थे। उनकी बात जब करते थे तो उनके मन में बहुत उनके लिए आदर का भाव था, और उनके लेखन में जो फेमिनिज्म है उसके वे बहुत ज़्यादा प्रशंसक थे। तो सोपती जी को पढ़ो, सोपती जी को पढ़ना चाहिए, ऐसा जब उन्होंने कहा, बार बार कहा, तो मेरी आंखें बड़ी हुई और मैंने देखा कि अशोक जी ने एक दीपक जला दिया, एक दिया जला दिया मन के अंदर सोपती जी का, और ये भी कहा कि सोपती जी को गंभीरता से पढ़ना चाहिए, और अदब में जिस संजीदगी की दरकार होती है वह उनके यहाँ है, कृष्णा जी के यहाँ पे। उनका कहने का मतलब यह भी होता था कि खाली साहित्य की बुनियाद पर खड़ा है उनका लिखना, और उनके लिखे को, उनके व्यक्तित्व को जानने और समझने में समय लगेगा, इसलिए धीरे धीरे उन्हें पढ़ना चाहिए। वे उनकी ठसक की बात करते थे कि उनमें किस तरह से ठसक थी। उन्होंने, सोपती जी ने साहित्य में शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाया, और साहित्य की क्या मियार होती है, क्या कसौटियाँ होती है, वह वे कहते थे कि सोपती जी जो हैं उनके जीवन को जानने से थोड़ा बहुत समझ में आएगा। यानी वे किस तरह से साहसी हैं, निर्भीक हैं, अपना जीवन अपनी शर्तों पर, अपना लिखना अपनी शर्तों पर, और मशहूरी पर उनकी नज़र उस तरह से नहीं है या नहीं ही है, ये सारी बातें वो बताना और समझाना चाहते थे। वे कहते थे कि वह किस तरह से चौकन्नी है और स्वाभिमान उनके साहित्य में किस तरह से भरा हुआ है। सोपती जी, जब मैं उनसे मिली तब एक ही बार कलकत्ता आई थी, लेकिन उसके पहले 80 के दशक में अशोक जी कलकत्ता आ गए थे दिल्ली छोड़कर, और बालेश्वर जी ने बताया कि 2-3 बार सोपती जी कलकत्ता आई थी, तो कलकत्ता भी जब आती थी अशोक जी से मिलती थी। 1999 में पहली बार जब मैं उनको देख पाई सोपती जी को, और वे कलकत्ता जब आई थी तो 16 लॉर्ड सिन्हा रोड में उनके साथ समय तय हुआ था। उन्होंने फ़ोन पर अशोक जी को कहा था कि मैं आऊँगी मिलने के लिए। भारतीय भाषा परिषद में एक सेमिनार था, मैं और मेरा समय, उस पर उन्होंने अपना व्याख्यान दिया था, और अशोक जी से 27 जनवरी का समय तय हुआ था कि वो आने वाली हैं। 27 जनवरी को हम लोग शाम को उनका इंतज़ार करते रहे, उनके लिए नाश्ते वगैरह का प्रबंध भी कर लिया था, लेकिन वो आ नहीं पाई। फिर 28 तारीख को अशोक जी ने मुझे फ़ोन किया कि सोपती जी अभी 1 घंटे में आ जाएंगी। तो मैं बहुत उत्साह से उनको मिलने और उनको देखने के लिए चली गई। अशोक जी ने अपना कुर्ता पकड़ा और बताया कि ये ठीक है ना जो मैंने पहना है, और वे इतने उत्साही थे कि वो गुजराती की दुकान से खुद जाकर ढोकला लेकर आए थे। तो ये सब सारी तैयारियां हम लोगों ने सोपती जी के लिए की थी, और मेरे अंदर यह रोमांच था कि बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया है, और ए लड़की, जिनकी बात अशोक जी हमेशा करते हैं, उनकी उस लेखक से मैं मिलने वाली हूँ। सोपती जी आई अपने समय से, और मैंने जब दरवाजे पर उन्हें देखा तो पारंपरिक पहनावा, सिर पर आंचल, और पूरी तरह से कवर्ड, माने सिर्फ उनके हाथ दिख रहे हैं, और ऐसा ग्रेसफुल प्रेजेंस उनका, ऐसा गरिमामय उनका व्यक्तित्व कि ऐसा लगा कि पूरा माहौल सुवासित हो गया है, और वो सुवासित थी भी, इत्र भी था उन्होंने लगाया हुआ, और वो आई और आके ऐसे गले बांध घाल के अशोक जी से उन्होंने वो मिली, जैसा कि मैंने सुना था कि वो गले लग के मिलती हैं। तो गले लग के दोनों, यानी दो कथाकार, अशोक जी अपने समय के कथाकार और सोपती जी एक बड़ी कथाकार, दो कथाकार जो कि दिल्ली में
जिनकी मुलाकातें होती थी, जो मित्र रहे, और वे 16 लॉर्ड सिन्हा रोड में 29-28 जनवरी को वो लोग एक दूसरे से गले लग के मिल रहे हैं। यह बहुत ही सुंदर और अलौकिक दृश्य था। दूसरे दिन जब मैं आई थी, शाम हो गया था, और उस समय जब मैंने थोड़ा सा खिड़की के बाहर देखा तो मैंने देखा कि चांद निकला हुआ है, और उस दिन ब्लू मून था। ब्लू मून यानी जो अतिरिक्त चांद होता है एक महीने में 2 पूर्णिमा जो आती है, तो यह एक ब्लू मून के तरह ही सारा कुछ था हमारे लिए और मेरे लिए विशेषकर। तो सोबती जी मेरे मन में उसी रूप में, जो कि आपने तस्वीर देखी, वो उसी तरह से गरिमा में उनका व्यक्तित्व मेरे मन में वो छवि बसी हुई है। मैंने कभी सोबती जी से एक वाक्य भी अपने जीवन में बात नहीं की, क्योंकि मैं दिल्ली उस तरह से नहीं जाती हूँ। कलकत्ता ही मेरा बहुत ज़्यादा समय रहना हुआ है और रहती हूँ, और दिल्ली जाने के बाद साहित्यकारों से मिलना ऐसा मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे लिए यह मेरा एक सौभाग्य था और अलौकिक एक वो दृश्य था कि मैं सोबती जी को देख पाई, और अशोक जी की सोहबत करते हुए मैं सोबती जी की सोहबत कर पा रही हूँ। यह एक एहसास मुझे आलोकित कर रहा था अंदर ही अंदर। उसके बाद मैंने यह जो मुलाकात थी उसका जिक्र पत्र में अशोक जी के खास मित्र 60 के दशक के कथाकार प्रबोध कुमार, जिनके बारे में सोबती जी ने हम हशमत में लिखा है, प्रयाग जी के बारे में, प्रबोध जी के बारे में और अशोक जी के बारे में, उन तीनों के बारे में लिखा है। तो मैंने प्रबोध कुमार, जिन पर अभी हम लम्ही पत्रिका का एक विशेष अंक निकला है, विजय राय जी ने एक विशेष अंक लम्ही पत्रिका का निकाला है, जिसमें मेरा संस्मरण और बहुत सारे लोगों के संस्मरण हैं, उसमें कुछ पत्र भी हैं। तो मैंने प्रबोध जी को पत्र लिखकर इस सारे दृश्य का वर्णन किया, और वो बहुत उनके लिए सुखद अनुभव था यह जानना कि कलकत्ते में 16 लॉर्ड सिन्हा रोड में अशोक जी की सोबती जी से मुलाकात हुई है। तो वह जो मुलाकात थी, वह मुलाकात मुझे याद है, इसलिए भी याद है कि सोबती जी बीच में बैठी हुई थी, कृष्णा जी, और एक बच्ची जो तस्वीर में बैठी हुई है उसका नाम है वसुधा, वो अशोक जी की ग्रैंड डॉटर हैं। तो वो अपनी कुछ कहानियाँ और चित्र लेकर आ गई और वो दिखाने लगी सोबती जी को। तो कृष्णा जी कुछ बातें बताने लगी और फिर उन्होंने कहा, तुम्हें पता है हमारे घर में तहखाने हुआ करते थे और मैं हमेशा तहखानों में जाकर खड़ी हो जाती थी। तो रोज मैं तहखाने के पास जाके खड़ी होती तो मेरी माँ कहती, तुम यहाँ रोज आके क्यों खड़ी होती हो? तो मैं कहती कि मैं तहखाने को देखना चाहती हूँ। तो माँ ने कहा, जिन्हें तहखाने देखने होते हैं वो अंदर जाके देखते हैं, बाहर से नहीं देखते। तो उन्होंने कहा कि अंदर तो सांप और बिच्छू और बहुत सारे जानवर हैं। तो वो जो उनका जो भाषा का उतार चढ़ाव, उनकी जो आवाज़ थी और उनका जो बोलना था, वो एक अलौकिक दृश्य था। और तहखाना शब्द जो उन्होंने कहा, वो तहखाना शब्द मेरे अंदर आ गया। और जब 20 साल के बाद, अभी मैंने 3 साल पहले एक उपन्यास जब शुरू किया, 19वीं बारिश, तो मुझे पता ही नहीं कैसे वो शब्द मेरे लिखे में आ गया। तो जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे की बातें कान में पड़ती है, तो कुछ चीज़ें हमारी गिरह में आ जाती है। जैसे सोबती जी ने बहुत जो भी लिखा मैंने सब पढ़ा, लेकिन बादलों के घेरे में सिक्का बदल गया है और ए लड़की, ये 3 कहानियाँ मेरे गिरह में आ गई। अशोक जी ने जब बार-बार उस पर बात की और बात नहीं की, सिर्फ उसका नाम लिया, तो ये 3 कहानियाँ और तहखाना, ये शब्द मेरे गिरह में आ गए। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने एमए किया और एमफिल मैं करना चाह रही थी। तो अशोक जी ने मुझे सुझाया कि कृष्णा सोबती पर कर सकती हो। तो कृष्णा सोबती के उपन्यासों में परिवार और स्त्री, इस विषय पर मैंने एमफिल किया। उसका ये सोबती जी पर करना है, ये अशोक जी ने बताया, और जो विषय था वो हमारे रिसर्च गाइड जो थे उन्होंने तय किया। मैं डिसर्टेशन की बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि वो एक एकेडमिक है राइटर
और वो अनुशासन ऐसा होता है कि जब मैं खुद अपना डिजर्टेशन खोल कर बैठती हूँ तो मुझे बहुत ऊब होती है उस भाषा से और वो लिखे हुए से। तो वो एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि उसमें बाद में जो है वो आनंद नहीं आता है पढ़ने में। लेकिन मैंने उन दिनों एमफिल करते हुए उनके उपन्यासों को पढ़ा, उनके उपन्यासों को समझने की कोशिश की। आज भी मैं समझ पाई हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जब सभी वक्ताओं को सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कितनी नई बातें मुझे मालूम हो गई है जो कि मुझे मालूम नहीं थी। तो इस तरह से ऐसा हुआ कि मैंने वो एमफिल उनके ऊपर की और बाद में पीएचडी मैंने नहीं की, किन्हीं कारणों से पीएचडी मेरी नहीं हुई। तो मैं ये सोचती थी कि सिक्का बदल गया है, पर जो बात अशोक जी कहते हैं सिक्का बदल गया है और शाहनी को जानो, इतनी सी बात कह के वो छोड़ देते थे। तो मैं ये सोचती थी कि आखिर सिक्का बदल गया है में ऐसा क्या है जो कि अशोक जी इसकी जिक्र करते हैं। मैं अपने ऑडियंस के लिए थोड़ी सी ये कहानी रिकैप कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे आप लोग जानते हैं मुझे पता है, फिर भी पाकिस्तान का एक गांव है और वहाँ जमींदारी है। जमींदार शाह साहब जो हैं वो नहीं रहे, शाहनी है। शाहनी सुबह सुबह चिनाब नदी पर नहाने के लिए जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर अब वैसी हलचल नहीं है, इतनी स्त्रियां भी नहीं हैं, आबो हवा कुछ बदली हुई है, उसे कुछ बदला बदला नजर आता है। और वो राम का नाम लेते हुए जो है वो स्नान वगैरह करके निकल कर आती है। तब उसे थोड़ा धीरे धीरे और एहसास होने लगता है शाहनी को कि कुछ बदल गया है, बदल रहा है। फिर उसे ये पता चलता है कि एक ट्रक आती है जो कि यहाँ के लोगों को बॉर्डर पार जो है ले जाती है हिंदुओं वहाँ पर। और शाहनी जो है उसने शेरा जो है गांव का एक लड़का, उसको बहुत प्रेम किया, उसे पाला, उसे अच्छी तरह से बड़ा किया। तो शेरा गंडासा लेकर घूम रहा है और उसे ये एहसास हो जाता है कि वो उसको मारने के लिए घूम रहा है। तो शाहनी को ये पता है कि अब उसे ये गांव छोड़कर जाना है। शाहनी की हवेली है। गांव में हवेली होना बहुत बड़ी शान और शौकत की बात होती है। उसके पास खेत हैं, खलिहान हैं और चांदी सोना धन सभी कुछ है। लेकिन शाहनी जो है उसे ये समझ में आ जाता है कि अब उसे जाना है। तो वो अपना दिल कड़ा करके जो है ट्रक पर जाकर बैठती है और उसके मन में एक बार आता है कि क्या पीछे घूमकर हवेली को देख ले। लेकिन वो हवेली को देखना नहीं चाहती क्योंकि मन कमजोर हो जाएगा। और जब वो जाने लगती है तो उसे समझ में आता है कि वो कितनी अकेली है। जब वो जाने लगती है तो सब उसको कहते हैं कि शाहनी तुम कुछ तो बोल कर जाओ, कुछ ले जाओ यहाँ से, अकेली तुम्हारे काम आएंगे। तो वो कुछ भी लेकर नहीं जाती है और वो कहती है कि नहीं, तुम सब मेरे बच्चे हो, मेरे आसामी, ये सब तुम्हारे काम आएगी ये चीज़ें। और शाहनी जो है जब वो ट्रक पर चढ़ जाती है तब उसका दिल तार तार हो रहा है और अपरिग्रह की वो एक मिसाल है। अभी जो है पिछली बार जो वक्ता थे विनोद शाही जी, उन्होंने बहुत अच्छे से विस्तार से इस कहानी पर बात की और वो वहाँ से चली जाती है। तो ये जो कहानी है भारत विभाजन की, जितनी भी कहानियां हैं उस कहानी में यह कहानी सोप्ती जी की महत्वपूर्ण कहानी, सोप्ती जी की भी कहानी महत्वपूर्ण कहानी है, इम्पोर्टेंट कहानी है। फिर मुझे बाद के अब मुझे ये समझ में आया कि सिक्का बदल गया है कि बात बार बार अशोक जी क्यों करते थे और शाहनी की बात वो क्यों करते थे। यह विषय उनके दिल के करीब था, भारत विभाजन, कश्मीर की समस्या, ये विषय अशोक जी के दिल के बहुत करीब था और इस पर वो बात करते थे। तो इस तरह से अशोक जी की सोहबत से मैं कृष्णा जी की सोहबत कर रही थी और कृष्णा जी का उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि एक दिया मन में जला दिया और सभी कथाकार, रचनाकार, अदब के लोग जो उनके यहाँ आते रहे हैं सभी से वो कृष्णा जी की चर्चा करते रहे होंगे। और उन्होंने एक पत्थर जो है बुनियाद एक डाल दी, एक पत्थर जो है वो उन्होंने अपनी तरह से लगा दिया और कहा कि अब इस पर इमारत खड़ी करो, यानी यहाँ से टेक ऑफ कीजिए। कृष्णा जी जो एक बड़ी कथाकार, जिन्होंने जीवन में अपनी तरह से अपने जीवन को जिया, अब स्वाभिमान
के साथ, और उनकी वो सब बातें मैं नहीं करूँगी, कई तरह की बातें मैंने सुनी उनकी नाराज़गी को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर। लेकिन मेरे मन में कृष्णा जी की जो एक छवि है, वो उनके टेक्स्ट से जो बनती है, वो छवि बहुत उज्जवल छवि है, और मैं उसके प्रति मेरे मन में बहुत अनुराग है। और यह मैं इसीलिए हुआ क्योंकि अशोक जी ने जो है उन पर थोड़ा मुझे समझाया, उस पर संवाद किया, और वो रास्ते मेरे लिए खोले। अब मैं थोड़ी-सी बात जो है ए लड़की पर करूँगी। अर्पण जी, मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है ना? जी, जी। जी। तो बिल्कुल। मैं अब ए लड़की जो है उसके ऊपर मैं थोड़ी-सी बात करूँगी। ए लड़की पर पिछले दिनों बहुत बातें हुई, थोड़ी-थोड़ी सभी ने बातें की। कल मृदुला जी को सुना, उन्होंने भी बहुत सुंदर बातें साझा की। लेकिन मेरा जो ए लड़की को लेकर कुछ ऑब्जर्वेशन है, जो कि जिस पर आप लोग असहमत भी हो सकते हैं, सहमत भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों को लगे कि मैं ठीक ही बोल रही हूँ। तो एक तो ए लड़की जो थीम है, उसमें माँ और बेटी का जो संवाद है, वह थीम अपने आप में बहुत दिलचस्प है। यानी माँ और बेटी का संवाद एक ऐसा शाश्वत है, एक एक ऐसी यूनिवर्सल सी चीज़ है, जिसको हम लोग वो हमारे स्त्रियों के दिल के बहुत करीब होता है। और ये भी मन में बात आती है कि ए लड़की में ऐसा क्या नया है जो बताया जा रहा है? माने माँ क्या बेटी को नहीं जानती है, और बेटी क्या माँ को नहीं जानती है? यानी माँ पुत्री को नहीं जानती और पुत्री माँ को नहीं जानती, क्या ऐसा है? तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि दोनों को संवाद करना पड़ा, या ए लड़की की क्या ज़रूरत है? तो ये एक मेरे मन में एक प्रश्न रहा। और ए लड़की जो है, वो मुझे बहुत दिलचस्प कहानी लगती है, क्योंकि ए लड़की में अगर हम ये देखें कि उसमें घटनाएँ कुछ नहीं हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। माँ की पट्टियाँ बदली जा रही, माँ को कुछ खाना है तो वो कभी वो आम के ऊपर मलाई मार के जो है वो चाहती हैं कि उनको दे दिया जाए, वो खा रही हैं। और माँ जो है वो लड़की को बहुत सारी बातें बोल रही है, लड़की को अपनी। तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो नाटक लिखते हैं वो जानते हैं कि संवाद लिखना कितना कठिन काम है, और ये कहानी पूरी संवाद से आगे बढ़ती है। उसमें माँ जो है एक साथ वहाँ पे कृष्णा जी ने एक साथ 3 समय को, 3 पीढ़ियों को वहाँ पर वो लेकर आ गई हैं। माँ अपनी नानी को भी याद करती है, माँ को भी याद करती है, और लड़की भी है। तो ये 2, 3, 4 पीढ़ियाँ जो हैं साथ-साथ में चलती रहती हैं। और वहाँ पर आपस में उस तरह से कोई बड़ी घटना या कुछ हुआ वैसा नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ए लड़की जो है वो इतना समृद्ध टेक्स्ट है कि हम उसको पढ़ते हुए, एक मल्टी लेयर्ड टेक्स्ट है वो, बहुस्तरीय टेक्स्ट, उसमें हम डूब जाते हैं। तो आखिर वो क्या है? एक बात जो मुझे लगी कि उसमें ए लड़की कहानी जो है उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पर एकालाप है, वार्तालाप है, वहाँ पर तरह-तरह की बातें हो रही है, प्रकृति की बात हो रही है, यात्रा की बात हो रही है, व्यंजन की, खाने की, और मेवों की बात हो रही है। उसके अलावा दर्शन वहाँ पर आता है, वाक्यों में हर वाक्य, कई बार कई ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें जीवन दर्शन है, पूरी फिलॉसफी आती है। और उसके अलावा परिवार की बात, परिवार का महत्व, पिता जो हैं उनके बारे में बात, तो तरह-तरह की चीज़ें जो हैं वो उस टेक्स्ट में आती जा रही है। एक चीज़ मुझे ये लगा कि ए लड़की जो कहानी है उसका यदि हम 3 भाग करें, तो एक भाग जो है उसका उस कहानी में बहुत ज़्यादा माँ जो है जो लगातार लड़की को बोल रही है कि लड़की, तुम नीली चिड़िया बन के क्यों घूम रही हो? तुम्हारे जीवन में क्या रह जाएगा? तुम किसे पुकारोगी? यानी माँ जो तंज करती है बेटी पर, वो एक भाग, पूरा एक भाग है उस टेक्स्ट में। जो टीस है माँ के अंदर, टीस जो शब्द है वो बिल्कुल सही मुझे लगता है कि माँ के अंदर वो टीस है कि पुत्री जो है, उनकी बेटी अनब्याही है, उसका ब्याह नहीं हुआ। माँ ये भी कहती है कि लड़की, तुम किसी को सताओगी नहीं, और किसी के द्वारा सताई सताई भी नहीं जाओगी। वो भी एक बात वो कहती है माँ। लेकिन माँ जो है वो
अपने परिवार की बात, अपने पिता की बात, अपने पति की बात करते हुए ये भी बताती है कि वहाँ पे वो सारी बातें भी बताती है कि पिता के घर में जो है, उनके अपने पिता के नाना के यहाँ पर जो था वो भेदभाव था लड़के और लड़की में। इनका ससुराल जो था, पति भी अच्छे थे, वैसा नहीं था कुछ। तो माँ की जो उपलब्धियां हैं वो माँ बताती, यानी ये जो टेक्स्ट है इसमें एक घर उल्टा एक घर सीधा, ऐसा घर ये चलता है। जैसे हम कोई स्वेटर बुनते हैं, कोई चीज को बुनते हैं, एक घर सीधा एक घर उल्टा। माँ जो है ये कह रही है मुझे जीवन में ये मिला, तुम्हारे पास क्या है? फिर तुरंत कहती है अच्छा तुम्हें कुछ नहीं मिला तो भी तुम अपने आप में तो आप हो। तो कभी उस पर कभी उसको डांटती है, कभी तंज करती है, कभी उसके जीवन को सही बताती है। तो ये माँ के अंदर एक घर उल्टा चलता है, एक घर सीधा चलता है, और यही जीवन में होता है। हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम एक लहर आती है, एक लहर जाती है, यानी कभी हम एक बात सोचते हैं, दूसरे ही पल हम दूसरी बात सोचते हैं। तो ये जो मानव मन की जो जटिलता है, ये बहुत सुंदर से वहां पर आती है, जो कि वहां जटिल बनकर नहीं आती है। वहां कोई पेचीदगी नहीं है, कोई जटिलता नहीं है। लेकिन जब एक कथाकार दूसरे कथाकार की चीज को पढ़ेगा तो वो समझेगा कि ये किस तरह का एक टेक्स्ट है जिसमें वो दोनों बात साथ में आती चली जा रही है। और मुझे एक बात ये भी लगती है कि माँ जो है, माँ उस पीढ़ी की माँ है जिसमें विस्मरण है। यानी अभी कुछ दिनों पहले मैंने गगन गिल की एक पुस्तक देह की मुंडेर पर पढ़ी थी, और उसमें मैंने देखा कि उनका एक 14 पन्ने का लेख है ऋषिका महादेवी के ऊपर, जिसमें अंत में वो महादेवी को कोट करती हैं, और मैं वो कोटेशन पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए। पुरुष की स्वार्थपरकता को विस्मरण कर सके तो भावी समाज का स्वप्न सुंदर और सत्य हो सकता है। यानी पुरुष की स्वार्थपरकता का विस्मरण, दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या किया इसका विस्मरण, ऐसा कोई सुझाव भारत जैसी किसी प्राचीन परंपरा से ही आ सकता था, जहां कभी दलदल है, कभी सूखी उजली ठोस धरती। यह जो पुस्तक है देह की मुंडेर पर, यह पुस्तक मैंने पिछले दिनों पढ़ी थी। और ये विस्मरण जो है, ये विस्मरण माँ की पीढ़ी में है। कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए में अलका सरावगी किसी अलग संदर्भ में, अलग कहानी में कहती हैं भूलने का बटन, वहां भी विस्मरण की बात है। मनु भंडारी पर अभी जब मैंने आलेख लिखा तो उसमें उसके पहले मैंने मन्नू जी जो अपनी माँ पर संस्मरण लिखती हैं, उसमें वो माँ को कहती है माँ तुमने इतना कैसे सहा, सीढ़ियों पर बैठी रही 6 महीने, तुमने इतना क्यों सहा। माँ को कुछ याद ही नहीं है, माँ कहती है वो जमाना ही वैसा था। माँ में विस्मरण है। तो ये जो विस्मरण था उस पीढ़ी में, ये मूल्य थे उस पीढ़ी के, जो कि उस पीढ़ी में, उसके बाद की पीढ़ी में, लेकिन अभी की पीढ़ी में वो विस्मरण नहीं है। इसलिए शायद कियोस, अराजक स्थितियां ज़्यादा होती हैं, जैसा कि थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा है। तो एक ये बात मुझे लगी ए लड़की के संदर्भ में। दूसरी बात मुझे ए लड़की में जब वो कहती है माँ को, कि माँ कहती है बेटी को कि जब तुम किसी को पुकारोगी, जरूरत पड़ने पर आवाज किसे दोगी, तुम तो परिवार के घेरे के बाहर खड़ी हो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो तुम किसे आवाज दोगी। लड़की कहती है जो मुझे आवाज देगा मैं उसे आवाज दूंगी। जो मुझे आवाज देगा, तो ये जो कौन है? शटल ढंग से क्या सोप्ती जी ये कहना चाहती हैं ए लड़की की प्रतीक्षा, इसका अगर दूसरा शीर्षक हम लोग दें तो क्या मैं उसका ये शीर्षक देने की इजाजत ले सकती हूँ सोप्ती जी से, ए लड़की की प्रतीक्षा? यानी जीवन में किसी के आने की प्रतीक्षा। किसके आने की? कोई ऐसा प्रेम, कोई ऐसा भाव, कोई ऐसा अनुराग आने की प्रतीक्षा जो कि सच्चा भाव हो, जिस पर लड़की को आस्था हो। ए लड़की की लड़की जो है उसको जिस पर आस्था हो। क्या कृष्णा जी के मन में ऐसी कोई बात थी कि कोई एक ऐसा आए जो किसी भी उम्र में आए, प्रौढ़ावस्था में आए ए लड़की के, तब वो शादी के घेरे में जाने की थोड़ी सी हिम्मत कर सकेगी। यानी ए लड़की के मन में माँ का जो जीवन है उस जीवन को चुनने की इच्छा नहीं है, पारंपरिक जीवन को चुनने की, पारंपरिक जीवन में जाने की। तो आखिर उसके मन में क्या है?
तो जब वो कहती है जो मुझे आवाज़ देगा, ये जो क्या किसी का इंतज़ार है, और वो इंतज़ार क्या कोई यानी ए लड़की की प्रतीक्षा, ये एक बात मुझे थोड़ी-सी लग रही थी कि ए लड़की में शायद ये बात है। और मुझे ऐसा लगा कि ए लड़की जो टेक्स्ट है वो अपने आप में हमें एक पारंपरिक समाज से जोड़ता है, जहाँ पर हमारा अपना मन बहुत ज़्यादा है। हम आधुनिक हुए हैं, और जैसे सोप्ती जी की अगर बात करूँ तो कृष्णा जी के कहानियाँ या उपन्यास में, मन्नू जी की कहानियों में जैसे एक मध्यवर्गीय कामकाजी महिला आती है जो दोहरी भूमिका निभाते हुए लहूलुहान होती है, वैसी स्त्री नहीं आती उनके उसमें। लेकिन वो जो पारंपरिक स्त्री आती है, वो पारंपरिक जीवन भले ही जो नई नए लोग हैं वो नहीं जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो पारंपरिक जीवन की पर से ही वो निकले हैं, और उनके मन में वो पारंपरिक जीवन बहुत ज़्यादा है। तो ए लड़की की माँ का जो जीवन है, वो उसमें जो वैभव है, उसमें जो लगाव है, उसमें जो अनुराग है, और उसमें जो एक समृद्धि का भाव है कि मुझे कितना कुछ मिला, और मिला भी। पिता भी उनके पति भी अच्छे थे, जैसा अम्मू बताती हैं। और अम्मू जो हैं वो उन्होंने ये वो क्या नहीं किया, इनका मन था कि मैं चट्टानों पर जो है लेटकर आकाश को देखूं, या मैं पहाड़ों पर घूम सकूं, वो नहीं किया। लेकिन जो किया, उसके लिए उनके मन में कितना ज़्यादा एक आनंद से वो सारी चीज़ों को शेयर करती हैं। तो ये जो एक मोज़ैक वाली जो बात, कल्चर जो मतलब होता है, टेक्स्ट होता है कि हर तरह की बात उसमें जो है हमें दिखाई पड़ती है, और हम उसमें से तरह-तरह की चीज़ों को ग्रहण करते चले जाते हैं। तो इस तरह से ए लड़की जो है, मुझे बहुत ही हैरानी होती है जब मैं पढ़ती हूँ कि सिर्फ़ संवाद में, और माँ का संवाद उसमें ज़्यादा है, बेटी जो है वो कम बोलती है, थोड़ा बोलती है, लेकिन वो जितना भी बोलती है उससे उसका सारी बातें हमें समझ में आती है। और ये भी समझ में आता है कि बेटी जो है, उसके और माँ के बीच में जो है, माने वो क्या बोलेगी, वो अपने जीवन में वो जो कर रही है, वो जहाँ पर खड़ी है, वहाँ के बारे में कोई भी बातें जो है वो माँ से नहीं कर रही, या तो माँ समझेंगी नहीं, या फिर उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो वो माँ से शेयर करे। तो उसके मन उस टेक्स्ट में एक ए लड़की का जो रीतापन है, वो रीतापन हमारे मन में भी उतरता है, और माँ की जो टीस है, अम्मू की जो टीस है, वो हमारे मन में भी एक टीस बनकर उतरती है कि ए लड़की जो है वो अपने आप में तो आप है, लेकिन है तो अकेली। तो इस तरह से ये तरह-तरह की बातें होती है मन में। मैं कोई ऐसे आदर्श कोई चीज़ यही सही है और यही गलत है, ऐसी कोई चीज़ जीवन में भी नहीं होती कि सब कुछ बिल्कुल सही है, सब कुछ बिल्कुल गलत है। लेकिन ये जो तरह-तरह की चीज़ें हमारे अंदर जो चलती है, वो तरह-तरह की चीज़ें ए लड़की जो है, वो एक कहानी में चल रही है, जबकि ये कहानी है, कोई नाटक नहीं है। माने एक 70-80 पन्ने की एक लंबी कहानी, जिसमें माँ जो है वो अपने विराट जीवन को साझा कर रही है, और सूसन वहाँ पे थोड़ी देर के लिए कभी कुछ-कुछ काम करते हुए दिखाई दे रही है हमें, और लड़की जो है वह जब माँ बहुत तंज करती है, तुम अब बोलो, बोलो, तब वो कुछ-कुछ बोलती है। एक बात मुझे ये भी लगी कि अ, ये जो टेक्स्ट है इसको इसमें एक तनाव बहुत तनाव है इसमें, और कोई और कथाकार उसे लिखता तो शायद बहुत बहुत टेंस्ड वातावरण भी हो सकता था, तनाव वाला। यानी हम किसी को कहें, हम अपने बच्चों को कहें, अपनी बेटी को कहें, तुम क्या हो? तुम क्या हो, ये अपने आप में ही एक ऐसा वाक्य है कि पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख दे। माने एक ऐसी बात, और जिसने कहा उसके पास हम 1 मिनट नहीं रुकना चाहें कि उसने तो मेरी अस्मिता जो है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो ये कैसा एक तनाव जैसा एक पूरे मन में आता है, पूरे एकदम रोएँ काँप जाते हैं कि ऐसा वो माँ बार-बार बोल रही है। लेकिन पुत्री में जो धीरज है, जो कृष्णा जी ने जिस तरह से बनाया है, और हम ये देखते हैं कि किस तरह से वह जो टेक्स्ट है, वह टेक्स्ट हमें कहीं पर भी हमारे मन में कोई कलह, या हमारे मन में कोई तनाव, या कोई उस तरह की कोई भी चीज़ को पैदा नहीं कर रहा है। वह जो टेक्स्ट है, वह टेक्स्ट एक बहुत ही हम संतुलित एक सोच और संतुलित दृष्टि
को बनाकर अपनी तरह से अम्मू के बारे में कुछ सोचकर, अपनी तरह से ए लड़की के बारे में कुछ सोचकर उस टेक्स्ट में से बाहर निकलते हैं। तो यह जो है, यह कला की खूबसूरती है, यह कृष्णा जी की खूबसूरती है और यह उस भाषा की खूबसूरती है जिसमें कई बार ऐसे-ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें कि पूरा का पूरा दर्शन है। माने कई बार जब उन्होंने कृष्णा जी ने मुक्ति बोध पर लिखा, तो कई लोगों ने कहा कि है ना, किसी भी गद्यकार ने कवि पर नहीं लिखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णा जी के अंदर एक कवि भी है, वो ज़रूर लिखेंगी, लिखती ही वो, क्योंकि उनके जो सधे हुए वाक्य होते हैं, उस वाक्य में बहुत सारी बातें होती हैं। तो वो उनका कवि मन ही है जो कि गद्य को भी रच रहा है। तो ये तमाम तरह के मेरे जो अनुभव रहे, वो अनुभव मैंने आप लोगों से साझा किए और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप लोग मुझसे सहमत हों, लेकिन ए लड़की को पढ़ते हुए मुझे ये बातें समझ में आई और ए लड़की को मैंने इसलिए ही पढ़ा कि अशोक जी बार-बार ये 3 कहानियों का नाम लेते थे। बादलों के घेरे की बात मैं अभी नहीं करूँगी, लेकिन सिक्का बदल गया है और सिक्का बदल गया है, ये हम अपने जीवन में, ये हमारे साथ हमेशा चलता है। ये वाक्य जो है हमारे साथ, हमारे जीवन में कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ हम देखते हैं कि उसका सिक्का बदल गया है और हमें खट से वो कहानी याद आती है जो कि भारत के विभाजन पर एक बहुत मार्मिक कहानी है। तो कैसे एक लेखक दूसरे लेखक की बात करके उसके कुछ चीज़ों को हमें हमें दे देता है, यह मेरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि सोप्ती जी की कुछ कहानियाँ मेरी गिरह में आ गई और बाद में मैंने दूसरी जो रचनाओं को उनकी पढ़ा, उस पर एक अलग बहुत विस्तार से अलग तरह से बात हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल मैं अर्पण जी कुछ और आप बोलें? जी। मित्रों, एक अंश मैं यहाँ पर रखता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है और जिसकी बात शर्मिला जालान जी ने की कि कैसे इन अंशों में, इस पूरे गद्य में, इस पूरी कथा में जीवन का दर्शन है। वह कई जगहों पर या अधिकांश जगहों पर संवादों के माध्यम से आता है। तो उपन्यास की शुरुआत में ही कुछ एक पृष्ठों बाद ही यह एक अंश है जिसे आप सुने और कृष्णा सोबती किस तरह अम्मी के माध्यम से जीवन के सहज दर्शन को रखती हैं, बेहद प्यारी और खनकदार भाषा में। अम्मी जब नर्स उनसे दूर चली जाती है, जब बेटी घर में ही सही अलग अलग कामों में लग जाती है, जब वह अकेले होती है, तो एक बीमार व्यक्ति जिसके पास एक पूरी वंश परंपरा है और उसका गौरव भी है, उसके बावजूद वह अपनी बीमारी से भी जूझ रही है और उसके भी कई करुण दृश्य आए हैं। उसका भी एक अंश सुनाऊंगा, पहले इसको सुनिए। ख्यालों में अम्मी क्या सोचती है। कृष्णा जी लिखती हैं, पहले इंसान बनाता है, जमा करता है, यह मेरा है, यह भी मेरा है, फिर धीरे धीरे मुट्ठी खुल जाती है, सब सरकने लगता है। देह तो एक वरण है, पहना तो इस लोक में चले आए, उतार दिया तो परलोक, परलोक दूसरों का लोक, अपना नहीं। जाने कितने नक्षत्र स्थित हैं इस ब्रह्मांड में, कोई जीने वालों का, कोई मरने वालों का और कोई हम जैसे बीमारों का। सुसन मेरी बात सुन, और ख्यालों में भी किसी न किसी से बात कर रही होती है, कभी अपनी बेटी से, कभी अपनी नर्स से। सुसन मेरी बात सुन, यह बुढ़ापा आदमी की सारी शोभा खींच लेता है,
जिस पर भी उतरे यह समय बहुत बुरा। और फिर अम्मी फुसफुसाकर अपने से ही कहती है, उसे भी सुनिए, जिसमें चिकित्सा से संबंधित तमाम विवरण आते हैं। ऑपरेशन, डॉक्टर, दवा पट्टी, इंजेक्शन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। डॉक्टर बनकर जिस्म को फरोल डाला, मार सैकड़ों सुइयां चुभो डाली। बदन में अब रह ही क्या गया, सिर्फ आवाज बाकी है। छत को देखते रहो या आंखें मूंदे अपने पिछवाड़े को। कभी तो ऐसा भासता है ज्यों किन्हीं तहखानों में जा उतरी हूं। पुरानी से पुरानी परछाई आंखों में घूम जाती है। सोचे तो व्यतीत से भी क्या डरना, अगन से पहले का धुआं है, अगन से पहले का धुआं। ऐसे कई बड़े ही संवेदनशील अंश इस उपन्यास में पढ़ने को मिलते हैं, जो आपको रुलाते हैं, जो आपको हंसाते भी हैं, जो दो पीढ़ियों के बीच जो संवाद हैं और उसके बहाने एक दूसरे की चिंता करने की सहज कोशिश है, उसको भी उकेरते हैं। एक और अंश पढ़कर मैं वापस चाहूंगा कि शर्मिला जी कुछ और बोलें। अंश शायद मुझे भी ना मिल पाए, लेकिन उसमें यह बात आती है कि कैसे अम्मी जो है अपने नर्स द्वारा की जाने वाली सेवा को लेकर भी कितनी सजग है। वह सोचती है इसका कर्ज मैं कैसे उतारूंगी। वह जिस तरह से उसका ध्यान रखती है, कई बार उसे लगता है कि मैं गुनहगार हूं। वह एक ऐसी भरी पूरी स्त्री है जिसने एक ऐसा जीवन, एक ऐसा परिवार देखा है। वह खुद को कई बार बड़ा बेबस महसूस करती है। वह कहती है कि यह पतझड़ में पत्तों का बारिश है, यह कोई नर्म और गीली बारिश नहीं है, यह सूखे पत्तों की बारिश है। यह पूरी कथा आह्वान करती हुई कथा भी है। बीमार मां अपनी प्यारी बेटी को, उसकी संगति को बार बार जीना चाहती है, महसूसना चाहती है। ऐसी कई बातें हैं जो हम कर सकते हैं। शर्मिला जी कुछ और आप कहना चाह रही हैं समझकर? अर्पण जी लगभग सभी कह दिया मैंने, लेकिन बस यही कि उनके यहाँ जो एक पारंपरिक स्त्री का जो ताप आता है, वह भी हमें अपनी तरह से बहुत समृद्ध करता है। और स्त्री की अस्मिता, स्त्री के स्वाभिमान की जो बात है, वह तो हम वहाँ पर देखते ही हैं। लेकिन जीवन से जो एक अटूट अनुराग है, जीवन कितना विविधताओं में जीवन जिया जा सकता है, प्रकृति, व्यंजन, वस्त्र, रंग, कितने तरह से हम अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं, जीवन में कितनी तरह के रंग को भर सकते हैं, वह उनके टेक्स्ट से गुजरते हुए हमें बार बार महसूस होता है, चाहे वह ए लड़की हो, चाहे मित्रों मर्जानी हो। और आधुनिक स्त्री जो है, उसके अंदर जो एक रिजेंटमेंट है, जो चीज़ों को से निकलने की जो एक छटपटाहट है, वहाँ पर भी है। लेकिन वहाँ पर स्त्री के पास एक परंपरा का एक कुछ पकड़ी हुई है वहाँ पर, जो कि बाद में जो कुछ चीज़ें हमारे नज़र से गुजरती है तो हम वहाँ पर देखते हैं, वहाँ वो नहीं होने के कारण जीवन में कलह जो है वो ज़्यादा दिखाई देती है। तो एक बड़ी कथाकार हैं सोबती जी, और सोबती जी का जो टेक्स्ट है वो बहुस्तरीय टेक्स्ट है, मल्टी लेयर्ड। उसमें इतनी सारी बातें हैं कि उसको हर उम्र में अलग तरह से समझने की ज़रूरत है। यानी कॉलेज के दिनों में मुझे जो कहानी समझ में आई, वो आज अलग तरह से समझ में आ रही है। आज मुझे जो समझ में आ रही है, वो 10 साल के बाद मैं उसे किसी और तरह से समझूँगी, ये मुझे बिल्कुल मेरा पूरा विश्वास है कि उस समय वो कहानी मुझे अलग तरह से आलोकित करेगी। तो कृष्णा जी का जो गद्य है, वो बहुत समृद्ध गद्य है, और वो
हर उम्र में अलग तरह से हमें आलोक से भर देता है और उसमें हम अपने अपने तरह से अपने प्रश्नों के उत्तर जो है पा सकते हैं। कई सवाल भी हमारे मन में उठते हैं, हमारे मन में कई दुविधाएं भी होती हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनकी सारी चीज़ों से हम सहमत ही हों, लेकिन उसके बाद भी उससे गुजरने से हमें ऐसा लगता है कि हाँ, एक जो पीस है, एक पैराग्राफ है, उसके ऊपर कितना काम किया गया है, कितना उनका अध्ययन है, उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी होगी, कितने उन्होंने उसके पीछे तैयारी की है, वो बैकड्रॉप में कितना काम करती रही हैं, ये हमें समझ में आता है। उनके जो शब्द होते हैं, भाषा होती है, कई बार कई लोग ये भी कहते हैं कि वो इंजीनियर की तरह अपने वाक्यों पर बहुत काम करती है, माने एक नेगेटिव अर्थ में भी कई बार कहते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत ही सकारात्मक लगता है ये पक्ष उनका कि अपने रचने से इतना लगाव, हम एक मूर्ति बना रहे हैं और हम एक-एक उसके कोने-कोने को यदि हम बार-बार उसको पॉलिश करना चाहें तो क्यों नहीं करेंगे? हमें वो करना चाहिए, हमें वो हम बना रहे हैं और हम जब पूरी तरह आश्वस्त हों, तभी हम उस चीज़ को प्रकाश में दूसरों के प्रकाश में लाना चाहें, तो उसमें हमें हम ये हमारी चीज़ है। तो ये जो तैयारी है यह हमें यह सिखाती है, जैसे अशोक जी का ये कहना था कि कृष्णा जी को पढ़ने से पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़िए कृष्णा जी को। तो वो जो एक दीपक मन में जो जला रहे थे कृष्णा जी का, वो यही कहना चाह रहे थे कि लिखने के लिए बहुत अध्ययन की भी आवश्यकता होती है, लिखने के लिए कर्मठ होने की भी आवश्यकता होती है, लिखने के लिए अपने प्रति निर्मम होने की भी आवश्यकता होती है, जो कि मैंने पिछले कार्यक्रम में सुना कि चिन्ना उपन्यास उन्होंने बोनफायर कर दिया, उन्हें पसंद नहीं आया, उन्होंने सब मंगवा लिया प्रकाशक से और उसको बोनफायर कर दिया। तो ये जो चीज़ है, ये अंदर का कोई ताप है, ये साधना पड़ता है और ये ऐसे ही नहीं आता। तो अर्पण जी, मुझे लगता है कि मैं और मेरे पास कुछ है नहीं अभी और शेयर करने के लिए। जी शुक्रिया शर्मिला जी, आप यहाँ आई और समय निकाली और अपना यह महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। मित्रों, अभी हाल ही में एक पुस्तक आई है सारा राय जी की, नबीला और अन्य कहानियां। बेहद ही शानदार कहानियां हैं इसमें। और इस पुस्तक के अंत में सारा राय अपनी नानी पर एक संस्मरण लिखती हैं, जिन्हें वे अम्मी कहा करती थी। जब मैं सारा राय की के इस संस्मरण अम्मी को पढ़ता हूं तो मुझे ए लड़की की अम्मी भी याद आती है। दोनों ही में जिस तरह की जिजीविषा है वह काफी उन दोनों में साम्य है। बीमारी में एक जिंदा दिल व्यक्ति जब लड़ता है तो उसे हम कैसे चित्रित करें, यह कमाल कृष्णा सोपती जी में है। और ऐसा ही कुछ जीवंत चित्रण अम्मी नाम से इस संस्मरण में सारा राय ने भी किया है। मैं सोचता हूं कि इस अवसर पर इसका भी एक अंश पढ़ा जाए। बहुत ही जो इसका अंत है शर्मिला जी, करुणा से भरा हुआ अंत है, लेकिन उस करुणा में भी एक ह्यूमर है। जैसे ए लड़की में, जैसा कि आपने भी अपने वक्तव्य में कहा कि कोई और इसको बड़ा टेंस कर देता, लेकिन ए लड़की कोई टेंस किया हुआ गद्य हर जगह नहीं है। वहां तनाव भी है, लेकिन वहां जीवन की गर्मजोशी भी है, उसका स्वागत भी है। वहां एक माँ भी है, माँ अपने माँ को याद कर रही है। वहां दुग्धपान है, वहां बच्चों के आने से जीवन कैसे बदलता है उसकी चर्चा है। वहां पिता है, तमाम रंग है, बीमारी भी है, मृत्यु भी है, लेकिन मृत्यु और जीवन का सामीप्य जो गद्यकार, जो लेखक बेहतर ढंग से उसको गूंथ सके, वही एक बड़ा लेखक है। यहाँ भी उस ह्यूमर के साथ यह अंश है बड़ा कमाल का। पूरा यह संस्मरण ही कमाल का है। मैं एक सुनाता हूं और इसके बाद हम लोग जो है इस बातचीत को समाप्त करेंगे। सारा राय लिखती हैं, अम्मी की नाक में खाने की नली खुशी थी,
यहाँ भी ग्लूकोज है, हाथ में ग्लूकोज और दवा चढ़ाने के लिए दूसरी नली लगी थी। वह उठकर बैठ नहीं सकती थी और साबुत खाना उन्हें दिया नहीं जा सकता था। फिर भी डॉक्टर को देखकर उनकी आंखों में एक बारगी चमक आई। वह डॉक्टर ही बंगाल का ही। मासूमियत से उन्होंने डॉक्टर घोष से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या मैं चिनिया बादाम खा सकती हूँ? अब एक जिसके नाक में नली घुसी हुई, देखिए वह स्थिति क्या कर रही है। डॉक्टर साहब, क्या मैं चिनिया बादाम खा सकती हूँ? डॉक्टर ने उनका चेहरा ताज्जुब से देखा, उनकी यह हालत और चिनिया बादाम की फरमाइश। नहीं नहीं, वे बोले, चिनिया बादाम तो बिल्कुल नहीं खा सकता। बंगाली है तो उसको ही, उस टोन को ही पकड़ा है सारा दिन। चिनिया बादाम तो बिल्कुल नहीं खा सकता, चिनिया बादाम खाएगा तो मर जाएगा। और ये अंतिम वाक्य देखिए, अम्मी ने डॉक्टर का कहना माना और चिनिया बादाम बिल्कुल नहीं खाया। मगर चिनिया बादाम बिना खाए हुए भी वह 10 फरवरी 1985 को मर गई। तो इस तरह से मित्रों, हर पीढ़ी में ऐसे लेखक होते हैं जो जीवन और मृत्यु की कथा को कहते हुए कैसे अलग अलग अवसरों पर ह्यूमर ढूंढ लेते हैं, जीवन का रस ढूंढ लेते हैं। कल मृदुला गर्ग भी कह रही थी कि हम तो उत्सवों को मनाने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ जीवन भी उत्सव है, हमारे यहाँ मृत्यु भी उत्सव है। और जब कोई भरा पूरा व्यक्तित्व इस तरह की शैया पर बैठा हुआ बातें करता है, तो उन बातों में जैसे अनुभव आते हैं। और ये संवाद जो कहीं न कहीं कथा के साथ साथ नाटक के पूरे गुण से भरी हुई कथा है। और तभी तो देवेंद्र राज अंकुर ने इसकी इतनी कथा प्रस्तुतियां की, इतने इसके शो किए, नाट्य रूपांतरण इसके इतने हुए। तो यह सब एक बड़ी कृति की सफलता है, मैं यही कहूंगा। और एक बार पुनः आप सभी मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और शर्मिला जी का हार्दिक धन्यवाद कि आप लोग समय निकाले। शुक्रिया। शुक्रिया अर्पण जी।